Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. Let's continue our next topic, how to correct excess demand or measures to correct excess demand. Means जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स हमने एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उन प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट किया जाए, कैसे हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायर्ड एग्रीगेट सप्लाई है और रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, दोनों की वैल्यू इक्वल रहे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये क्या करती है, इकोनॉमी में प्राइस लेवल को राइज करती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की सिचुएशन को क्रिएट करती है। तो कंटिन्यूअस प्राइस राइजिंग प्रॉब्लम यानी कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, इसीलिए बहुत लंबे समय तक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को टॉलरेबल नहीं समझा जाता। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशनरी गैप को ख़त्म करने के लिए या एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों कुछ ना कुछ पॉलिसी या कुछ ना कुछ मेजर्स स्टेप लेते रहते हैं, ताकि इस एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके, तो इसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। मीन्स एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड में मैंने आपको बताया कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में एडी जो होता है वो मोर देन ए एस हो जाता है। कहाँ? एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर जब एडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे थे, एक्सेस डिमांड। तो जब हमें एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है, एक्सेस डिमांड को ख़त्म करना है, तो स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में जब एडी इज़ ग्रेटर देन ए एस है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ताकि ए एस इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड यानी एडी हो जाए। क्लियर सी बात है, हमें एडी को रिड्यूस करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा। और एडी को डिक्रीज़ करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एडी के कंपोनेंट्स को आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम करना होगा। कल ही मैंने आपको बताया कि जो एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज यानी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मैंने कल आपको दो बड़े कंपोनेंट बताए, जिसमें पहला क्या था, इनकम। लोगों की इनकम को रिड्यूस करना है, और दूसरा आपको जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, इस क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी आपको रिड्यूस करना है। इनकम में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम, दूसरा आपको बताया था ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, तो आपको यहाँ फैक्टर इनकम को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ना ही करना होगा, क्योंकि फैक्टर इनकम जो इंक्रीज होगी, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन भी उतना ही इंक्रीज होगा। इसलिए जो फैक्टर इनकम है वो एक्सेस डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। एक्सेस डिमांड के लिए जो इनकम रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम के केस में क्या होता है कि किसी न किसी इंडिविजुअल या पर्सन को
इनकम तो अर्न हो जाती है, रिसीव हो जाती है, लेकिन उसके बदले में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया होता। इसलिए ट्रांसफर इनकम जो क्या है वो एक्सेस डिमांड को क्रिएट कर सकती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड अकर व्हेन करंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट पर एएस मान लीजिए 100 है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर एडीवी कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 100 ही होना चाहिए, तभी एक दूसरे के इक्वल होंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। लेकिन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या हो जाता है कि एएस तो 100 ही रहता है, जबकि और रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड कितना है? 100, लेकिन हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मान लीजिए कितना हो गया? 120। तो ये 20 क्या होगी? एक्सेस डिमांड होगी। यानी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो 20 मोर देन रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो आपको इसी 20 एग्रीगेट जो मोर देन रिक्वायर्ड है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, और इसको फॉलोइंग मेजर से रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? देखते हैं। सबसे पहला मेजर क्या हो सकता है? आप डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दीजिए। यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको क्या करना है? अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देती है तो क्या रिजल्ट होंगे? देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बताया था मैंने कि एग्रीगेट डिमांड का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। आगे, गवर्नमेंट स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। गवर्नमेंट क्या करती है? जो पब्लिक वेलफेयर के काम हैं उन पे बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड करती है। जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट, पेंशन, सब्सिडी, इस तरह का बहुत बड़ा अमाउंट देती है। दूसरा, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, रोड बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बना दी। तो ये क्या है? पब्लिक कंस्ट्रक्शंस हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। और ये पैसा, ये मनी जो ट्रांसफ़र पेमेंट का या पब्लिक वर्क्स वेलफेयर का जो पैसा है वो सीधे सीधे पब्लिक के हाथों में जाता है, और उससे पब्लिक की जब हाथों में जाता है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो अपने कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, और फाइनली क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया जाए तो पब्लिक के हाथ में लेस मनी जाएगा। पब्लिक के हाथ में जो मनी है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब पब्लिक के हाथ में पैसा कम होगा तो वो अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, और जब कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे इसका मतलब वो अपनी डिमांड को रिड्यूस करेंगे, और जैसे ही डिमांड रिड्यूस होगी एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी, और वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो इफ above government spends being decreased, then aggregate demand also decrease and remains equal to aggregate supply at the level of full employment. क्लियर? यानी अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाए तो लोगों के कंजम्पशन घट जाएंगे, और जब लोगों के कंजम्पशन घटेंगे यानी गुड्स और सर्विसेज के लिए डिमांड रिड्यूस होगी, जो फाइनली एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर देगी। तो यानी हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करके भी एग्रीगेट डिमांड को या एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा मेजर क्या हो सकता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है
इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस यानी आप टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर दे तो इससे भी एग्रीगेट डिमांड की अमाउंट को कम किया जा सकता है, यानी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए एक मैथमेटिकल में एग्जांपल आपको यहाँ देख के समझाता हूँ। मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम 100 है, ठीक है, किसी पर्सन की इनकम 100 है और हम मानते हैं कि ये पर्सन सेविंग जो करता है वो 0 है, यानी कोई सेविंग नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन कितने रुपए की डिमांड करेगा स्टूडेंट? 100 रुपए की डिमांड करेगा ना। लेकिन अगर इसकी सेविंग 0 ही रहे, उसके बाद भी गवर्नमेंट क्या करे, इस पर्सन की इनकम पर टैक्स लगा दे। गवर्नमेंट कह दे कि इस पर्सन को अपनी इनकम में से हमें 20 रुपए का टैक्स पेमेंट करना होगा। तो ये पर्सन टैक्स पेमेंट करने के बाद अब कितनी डिमांड करेगा? 80 रुपीज़ की ही डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि इसे 20 रुपीज़ कहाँ देने होंगे? गवर्नमेंट को टैक्स में देने होंगे। क्लियर है? जब टैक्स नहीं था तो डिमांड कितना कर रहा था? 100, यानी एग्रीगेट डिमांड हम इसे मान लें तो एग्रीगेट डिमांड कितनी थी? 100 की थी। जब गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगा दिया या टैक्स बढ़ा दिया तो अब इसकी एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी स्टूडेंट? 80। यानी गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है, यानी उनकी डिमांड घट जाती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी और फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इम्पोजेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स लाइक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द पब्लिक। पब्लिक पर 2 तरह के टैक्स इम्पोज करती है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स ऑन पब्लिक, अगर गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स इंक्रीज करती है तो एज रिजल्ट इसका क्या होगा? द परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक बीइंग रिड्यूस, यानी पब्लिक की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। सो एग्रीगेट डिमांड आल्सो डिक्रीज, और एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी और इक्वल टू रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी, जिससे हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मेजर्स को हम देखते हैं। नेक्स्ट मेजर क्या है हमारा? रिड्यूस मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करते समय बताया था कि किसी भी पर्सन का कंजम्पशन 2 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है, एक उसकी इनकम और दूसरा क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी वो कितना लोन ले सकता है, उसको लोन कितना मिल सकता है, वो उधार कितना ले सकता है। दोनों मिलकर, इनकम और क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिलकर पर्सन का कंजम्पशन यानी पर्सन की डिमांड डिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो पहला हमने देखिए 2 जो सेगमेंट हमने 2 मेजर पढ़े, एक रिड्यूस इन टैक्स या इंक्रीज इन टैक्स एंड सेकेंड डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे? पर्सन की इनकम को कंट्रोल कर रहे थे, इनकम से इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ देखिए टैक्स उसकी इनकम पे लगा दिया तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। दूसरा, हम लोगों ने जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटा दिया तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर घटने से स्टूडेंट क्या हुआ? लोगों की फैक्टर इनकम या अदर गवर्नमेंट इनकम रिड्यूस हो जाती है। तो अभी जो हमने 2 मेजर्स यहाँ पर डिस्कस किए वो इनकम से रिलेटेड हैं और इससे आगे के जो मेजर्स होंगे स्टूडेंट्स वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड हैं। ठीक है, तो रिड्यूस मनी सप्लाई यानी जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसे रिड्यूस किया जाए
मनी सप्लाई मैंने क्या बताया था, दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाई पब्लिक और इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी पब्लिक के पास जो मनी है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, या जो बैंक क्रेडिट देते हैं, आपको बताया था इस बैंकिंग के चैप्टर में, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, यानी क्रेडिट क्रिएशन क्या है, लोन देने की कैपेसिटी है। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, पब्लिक को कॉमर्शियल बैंक की कैपेसिटी है टू प्रोवाइड लोन फॉर पब्लिक को लोन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट सप्लाई कहते हैं। यानी हम मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करके या चेंज करके डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए लिखा है यहाँ पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम पता है आपको सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं, इज एम्पावर्ड टू रिड्यूस मनी सप्लाई और क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है या जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसको हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक एम्पावर है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, विच लीड्स टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। अगर हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस करता है या क्रेडिट अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस होने लगेगी। और आरबीआई मनी सप्लाई और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेजर्स फॉलो कर सकता है वो हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है आरबीआई कैन रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय फॉलोइंग मेजर्स, यानी फॉलोइंग मेजर्स की हेल्प से आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई या क्रेडिट अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो कौन कौन से मेजर्स हैं स्टूडेंट्स, आपको मैंने बैंकिंग पढ़ाते समय इनको मैंने बताया था कि कुछ पॉलिसी रेट्स होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करने के कुछ रेट्स होते हैं जिन्हें आपके बैंकिंग चैप्टर से इस बार डिलीट कर दिया गया था। आपको बताया था कि आपका 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये वही टॉपिक्स हैं जिनको आपके सिलेबस से रिड्यूस किया है। फिर भी मैंने आपको वहाँ पर इनका ये एक ब्रीफिंग दी थी, एक इंट्रोडक्टरी सेशन किया था मैंने। बैंक रेट्स क्या है, रिपो रेट क्या है, रिवर्स रिपो रेट क्या है, मार्जिन क्या है, ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस क्या हैं, ये सारे मैं आपसे पहले भी ब्रीफ में डिस्कस कर चुका था। यहाँ पर उसी तरह से मैंने फिर से एक टेबल बना के आपको दिया है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको मैं क्या मेजर्स हो सकते हैं रिड्यूस टू मनी सप्लाई और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, यानी वो मेजर क्या है, तीसरा उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, और चौथा रिजल्ट क्या होगा। 4 कॉलम की मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने इन्हें कवर करने की कोशिश की है। इसे आप अच्छे से पढ़िए, बहुत इजी है। टेबल बड़ी ज़रूर लग रही है लेकिन बहुत इजी है। आप एक बार सही से इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई कैन रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय फॉलोइंग मेजर, यानी आरबीआई एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलोइंग मेजर्स यूज कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला मेजर क्या है स्टूडेंट, बैंक रेट। और बैंक रेट में क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा, यानी इंक्रीज इन बैंक रेट। तो सबसे पहले बैंक रेट क्या है ये मैं आपको बता चुका था, यहाँ देखिए लिखा भी है, बैंक रेट इज द रेट, यानी रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट, यानी बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, एट विच सेंट्रल बैंक हमारा क्या होगा, आरबीआई, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में मैंने आरबीआई लिख दिया है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो सेंट्रल बैंक से जब लॉन्ग टाइम लोन लेते हैं और उस लोन पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं सेंट्रल बैंक को, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाता है स्टूडेंट, बैंक रेट कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा,
इफ बैंक रेट इज इंक्रीज, अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देन कॉस्ट ऑफ लोन आल्सो इंक्रीज। ठीक है, यानी देखिए ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक यानी सीबीज हैं, और ये मान लीजिए पब्लिक है। 3 स्टेप हो गया। अब पब्लिक लोन डिमांड कहाँ से करेगा, कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक के पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो ये कहाँ से पैसा ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन आरबीआई से लेती हैं और आरबीआई इनसे 6% ब्याज इस लोन पे लेता है, तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को यही पैसा जब लोन में देंगी तो 6% से ज़्यादा लेगी, क्योंकि 6% तो उसे आरबीआई को देना है प्लस अपना प्रॉफिट। मान लीजिए 7% पर जो पैसा, जो अमाउंट 6% पे आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक ने लिया, वही पैसा 7% के रेट पर पब्लिक को दे दिया। क्लियर। अब मान लीजिए आरबीआई, ये रेट क्या हो गया स्टूडेंट, 6% बैंक रेट हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे लोन लिया है कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई से, तो ये बैंक रेट हो गया। अब मान लीजिए आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है, 10% कर देता है, तो कॉमर्शियल बैंक को जो पब्लिक को लोन देंगी वो इस 10% से ज़्यादा होगा, यानी 11% होगा। यानी जो कॉस्ट ऑफ लोन है, कॉस्ट ऑफ लोन क्या होता है स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कॉस्ट ऑफ लोन कहा जाता है। तो ये कॉस्ट ऑफ लोन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। और जब किसी लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है तो क्या करती है पब्लिक, लोन कम लेती है, क्योंकि वो लोन बहुत महंगा पड़ जाता है। इस कंडीशन में पब्लिक क्या करती है, पब्लिक एज रिजल्ट पब्लिक रिड्यूस टेकिंग लोन्स विच इज लीड टू रिड्यूस एग्रीगेट। और जब पब्लिक लोन कम लेगी तो उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और ऐसे में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और रिजल्ट इसका स्टूडेंट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बिकम रिक्वायर्ड एडी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी जब एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगी तो रिड्यूस होते होते वो उससे रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगी। यानी बैंक रेट को इंक्रीज करके एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मेजर क्या हो सकता है, देखिए इंक्रीज इन रेपो रेट, यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट को बढ़ा दे अगर, तो भी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मींस एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज किया जा सकता है। तो सबसे पहले रेपो रेट क्या है हम ये देख लें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। देखिए यहाँ पर लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट। एक हो गया हमारा बैंक रेट, ये भी क्या है, इस रेट पर, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए लोन लेंगे तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाएगा, बैंक रेट कहा जाएगा स्टूडेंट। और अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, छोटी अवधि के लिए लोन लेते हैं, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, रिपो रेट कहा जाएगा। देखिए वही यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इफ रिपो रेट इज इंक्रीज्ड देन कॉस्ट ऑफ लोन आल्सो इंक्रीज्ड। तो जो इम्पैक्ट बैंक रेट का होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, वही इम्पैक्ट रिपो रेट का होगा, बस अंतर क्या होगा, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होगा और रिपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होगा। क्लियर। तो जब सेंट्रल बैंक रिपो रेट को इंक्रीज कर देंगे तो इस सिचुएशन में भी कॉस्ट ऑफ लोन
इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक लोन कम लेगी और यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज्ड, यानी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होके रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी और हमारी जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इंक्रीज इन रिवर्स रेपो। ठीक है, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, मैंने आपको बताया था, जब भी जो कॉमर्शियल बैंक्स यानी सीबीज होती हैं, इनके पास जब भी सरप्लस फंड्स हो जाते हैं, यानी इनके पास इनकी नीड से ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उसे सरप्लस फंड कहा जाता है। और कॉमर्शियल बैंक अपने ये सरप्लस फंड सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकता है और इस डिपॉजिट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को एक इंटरेस्ट पेमेंट करता है। क्या इंटरेस्ट पेमेंट करता है और इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, देखिए वही यहाँ पर लिखा है, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई, यानी एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस इंटरेस्ट रेट पर कॉमर्शियल बैंक अपने फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, और मेजर क्या है, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो। तो जब भी रिवर्स रेपो को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट दो कंडीशन हो सकती हैं यहाँ भी, जो कॉमर्शियल बैंक है उसके पास जो सरप्लस फंड हैं उसके दो यूज कर सकता है फिर से लिखता हूँ मैं, जो कॉमर्शियल बैंक हैं स्टूडेंट्स यानी सीबीज हैं, इनके पास जो सरप्लस फंड हो सकता है वो इसका दो यूज कर सकती हैं। पहला, पब्लिक को लोन दे सकती हैं, दूसरा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकती हैं, डिपॉजिट विद आरबीआई कर सकती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पब्लिक को लोन देती हैं ये बैंक, तो इन्हें 5% इंटरेस्ट मिलता है और आरबीआई को जब ये डिपॉजिट करती हैं तो भी इनको 5%, या हम मान लेते हैं इनको 5 नहीं 4%, पब्लिक को अगर ये लोन देती हैं तो इन्हें 5% इंटरेस्ट मिलता है और अगर ये आरबीआई के पास जमा करती हैं तो मान लीजिए इनको 4% इंटरेस्ट मिलता है। तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं ये अपने सरप्लस फंड को क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि पब्लिक को लोन दिया जाए, क्योंकि वहाँ इन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, यानी जो फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट किया जाता है उस फंड पर आरबीआई मान लीजिए 6% इंटरेस्ट देने लगता है, तो अब सीबीज क्या करेंगी, पब्लिक को लोन नहीं देंगी बल्कि आरबीआई के पास डिपॉजिट करने लगेंगी। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पब्लिक के पास लोन कम होगा, पब्लिक को लोन कम मिलेगा, जिससे क्या होगा, उनकी डिमांड घट जाएगी और रिजल्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। क्लियर? तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक्स अपने ज़्यादातर सरप्लस डिपॉजिट या सरप्लस फंड आरबीआई के पास रखेंगे, वो पब्लिक को लोन नहीं देंगे। इसका मतलब पब्लिक के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी घट जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी और रिड्यूस होते होते वो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्वल हो जाएगी और जो हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट
इंक्रीज इन CRR, इंक्रीज इन CRR। मैंने आपको ये भी बताया था CRR क्या है। किसी बैंक के पास जितना नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट होता है, यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी कॉमर्शियल बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स होते हैं उन टोटल डिपॉजिट्स का स्टूडेंट एक सर्टेन, एक मिनिमम रेशियो कॉमर्शियल बैंक को कहाँ रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, हर कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन रेशियो RBI के पास रिजर्व करना पड़ता है। इस रेशियो को ही क्या कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR कहा जाता है। और अगर CRR को यहाँ हम देखें तो हमने मेजर क्या लिया है, इंक्रीज इन CRR, यानी CRR को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक को अपने सरप्लस फंड का, अपने डिपॉजिट्स का ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा फंड RBI के पास रखने, रिजर्व करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में पब्लिक के लिए जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, यानी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज इन SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR मीन्स स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए पहले SLR क्या है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित रेशियो, एक निश्चित परसेंट RBI के पास रखना पड़ता है, उस रेशियो को हमने CRR कहा। ठीक है, ठीक वैसे ही जो कॉमर्शियल बैंक हैं स्टूडेंट, इनको अपने टोटल डिपॉजिट का एक रेशियो, एक मिनिमम रेशियो अपने पास खुद में रिजर्व करना पड़ता है, अपने पास ही रिजर्व रखना पड़ता है। तो इस रेशियो को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, SLR कहा जाता है। क्लियर। और SLR जब अब देखिए मेजर हमारा क्या है, इंक्रीज इन SLR, यानी SLR को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, बैंक को अपने जो फंड हैं, सरप्लस फंड हैं, उनका मोर फंड्स, उनका ज़्यादा रेशियो अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा। यानी क्या रिजल्ट होगा, यहाँ भी जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर पब्लिक है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर पब्लिक है, वो रिड्यूस हो जाएगी। और जब क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर, यानी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, शॉर्ट में इनको स्टूडेंट OMOs बोला जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है स्टूडेंट, सेंट्रल बैंक यानी हमारा जो RBI है, RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी यानी सब परिसंपत्तियां, जो गवर्नमेंट की संपत्तियां होती हैं, परिसंपत्तियां होती हैं, उनको मार्केट में बेचने लगती है या खरीदने लगती है। जब ज़रूरत होती है तो मार्केट में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है, उसे पब्लिक या कॉमर्शियल बैंक दोनों खरीद सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको परचेज करना शुरू कर देता है। इस सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। यहाँ लिखा भी है देखिए, OMOs refers to the selling and purchasing of government security by central banks with public और कॉमर्शियल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक जब भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को पब्लिक के साथ या कॉमर्शियल बैंक के साथ सेल और परचेज करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। तो इस
इस मेजर का कैसे यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? इस मेजर का यूज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो पब्लिक या कॉमर्शियल बैंक को बेचता है। जब सिक्योरिटी बेचेगा तो क्या होगा? जो कॉमर्शियल बैंक के पास मनी होगा या पब्लिक के पास जो मनी होगा वो मूव कहाँ हो जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। यानी अब पब्लिक के पास या कॉमर्शियल बैंक के पास मनी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये जब पब्लिक के पास से और कॉमर्शियल बैंक के पास से सेंट्रल बैंक के पास चले जाएंगे तो यहाँ भी लोगों के पास मनी कम हो जाएगा, पब्लिक के पास मनी कम होगा, और जिसकी वजह से उनकी जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, वो रिड्यूस हो जाएगी। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट? एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट मेजर को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेजर है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? इसे जरा ठीक से समझेंगे। ओके, देखिए, जब भी आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, ठीक है, बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो वो आपसे कुछ ना कुछ असेट्स मांगता है, कुछ ना कुछ संपत्ति मांगता है। जैसे आपके हाउस के पेपर, आपके घर के पेपर मांग लेगा, आपके पास जो लैंड है लैंड के पेपर मांग लेगा, ठीक है, या कोई और आपके पास असेट है उसके पेपर मांग लेता है। बिना पेपर के, बिना सिक्योरिटी के कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता है। क्लियर? अब मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन डिमांड किया, ठीक है, और बदले में बैंक ने कहा कि हाँ हम आपको लोन तो दे देंगे। आपने लोन डिमांड किया तो बैंक आपसे लोन दे देगा, लेकिन कहेगा हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए। मान लीजिए आपने उसको अपने होम के पेपर्स दे दिए, ठीक है। अब आपका जो होम है, मान लीजिए उसकी कीमत आज की डेट में 1,00,000 रुपए है, ठीक है। तो क्या बैंक आपको 1,00,000 का लोन दे देता है? कभी नहीं देगा। वो 1,00,000 से कम ही लोन देगा। मान लीजिए वो 80,000 दे दिया। 80,000 अगर आपको लोन दे दिया तो ये क्या है? लोन अमाउंट है। किस पर? आपकी सिक्योरिटी पर, पेपर्स पर, बैंक जो आपने अपने घर के पेपर दिए हैं उन पर लोन अमाउंट कितना है? 80,000। जबकि उसकी मार्केट में वैल्यू, कीमत कितनी है? 1 लाख। तो दोनों का अंतर कितना है? 20,000। इस 20,000 को, या लोनिंग अमाउंट और मार्केट प्राइस के डिफरेंस को ही मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। और इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिसाइड करने का काम कौन करता है स्टूडेंट? सेंट्रल बैंक करता है। जब सेंट्रल बैंक को लगता है तो वो इस मार्जिन को घटा देता है, रिड्यूस कर देता है, और जब उसे नीड लगती है तो वो इसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में मैंने कहा, आपको एग्जाम्पल बताया। अब मान लीजिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है। यहाँ कितना था? 20%, हम 30% कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस 1,00,000 के लोन पर आपको, 1,00,000 के मकान पर, होम पर कितना लोन मिला? 70,000 ही मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था? 80,000 मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिलेगा? 70,000 मिलेगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दिया है। यानी जब भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो
पब्लिक की बोरोइंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी वो पहले की कंपैरिजन में अब कम बोरो कर सकते हैं, पहले के कंपैरिजन में अब कम लोन ले सकते हैं। तो कम लोन मिलेगा तो रिजल्ट क्या होगा, उनकी डिमांड्स घट जाएंगी, यानी एग्रीगेट डिमांड्स रिड्यूस हो जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिड्यूस होकर रिक्वायर एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा और आपकी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन वैसे ही दी हुई है। मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड द लोन। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी असेट्स की मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। और जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो पब्लिक की जो बोरोइंग कैपेसिटी है, लोन लेने की कैपेसिटी है, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होकर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही कुछ मेजर्स हैं, यही कुछ एक्शंस हैं जिनको अडॉप्ट करके एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को देखिए और हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड। स्टूडेंट, डिफिशिएंट डिमांड को भी करेक्ट करने के लिए इन्हीं पॉलिसी मेजर्स का यूज होता है जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ हमें एग्रीगेट डिमांड घटाना था, इसीलिए हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटा दिया। डिफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यही सेम पॉलिसी मेजर होंगे, बस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जिन मेजर्स को हमने इंक्रीज किया है उनको डिक्रीज कर देंगे डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, और जिन मेजर्स को हमने डिक्रीज किया है उनको वहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत इजी होने वाली है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, आराम से समझिए। अगर ये वीडियो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी तो डिफिशिएंट डिमांड की वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।